हमारे सौर मंडल के विशाल विस्तार में गैस जाइंट्स से परे एक छोटी सी दुनिया है जिसे कभी 9वें ग्रह के रूप में हमारी कल्पना ने मोहित किया था। 1930 में खगोल शास्त्री क्लाइड टॉम्बो द्वारा खोजा गया प्लूटो फोटोग्राफिक प्लेटों पर प्रकाश के एक धुंधले धब्बे के रूप में दिखाई दिया, एक आकाशीय पिंड की सावधानीपूर्वक खोज का प्रमाण जो यूरेनस की कक्षा में अनियमितताओं की व्याख्या कर सकता है। शुरू में एक पूर्ण ग्रह के रूप में सम्मानित सौर मंडल के अभिजात वर्ग के सदस्य के रूप में प्लूटो की स्थिति को दशकों बाद चुनौती दी जाएगी। प्लूटो की खोज खगोल विज्ञान में एक प्रमुख घटना थी। यह पहली बार था कि नेपच्यून से परे किसी ग्रह की खोज की गई थी। प्लूटो ने जल्दी ही जनता की कल्पना पर कब्जा कर लिया। इसका नाम अंडरवर्ल्ड के रोमन देवता के नाम पर रखा गया था, जो सूर्य से इतनी दूर दुनिया के लिए एक उपयुक्त नाम था। हालांकि 9वें ग्रह के रूप में प्लूटो का शासनकाल नहीं रहना था। जैसे जैसे दूरबीनों में सुधार हुआ, खगोलविदों ने बाहरी सौर मंडल में अन्य वस्तुओं की खोज शुरू की जो आकार और कक्षा में प्लूटो के समान थी। इन खोजों से इस बारे में बहस छिड़ गई कि ग्रह को क्या परिभाषित करता है। प्लूटो एक छोटी सी दुनिया है जो हमारे सौर मंडल के अन्य 8 ग्रहों में से किसी से भी बहुत छोटी है। वास्तव में यह हमारे अपने चंद्रमा से भी छोटा है। प्लूटो का व्यास केवल लगभग 2377 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 5वां हिस्सा है। अपने छोटे आकार के कारण प्लूटो को एक बौने ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एक बौना ग्रह एक खगोलीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करता है और इतना विशाल होता है कि इसका गुरुत्वाकर्षण इसे एक गोलाकार आकार में खींच लेता है। हालांकि एक बौने ग्रह ने अन्य वस्तुओं के अपने कक्षीय पड़ोस को साफ नहीं किया है। प्लूटो का छोटा आकार और एक बौने ग्रह के रूप में वर्गीकरण इसे कम आकर्षक नहीं बनाता है। वास्तव में प्लूटो एक समृद्ध इतिहास और कई रहस्यों के साथ एक जटिल और गतिशील दुनिया है जिसका अभी तक खुलासा होना बाकी है। सूर्य के चारों ओर अपनी यात्रा में प्लूटो अकेला नहीं है। इसकी परिक्रमा 5 झांझ चंद्रमा करते हैं: कैरॉन, स्टाइक्स, निक्स, केरबेरोस और हाइड्रा। प्लूटो के चंद्रमाओं में सबसे बड़ा कैरॉन इतना बड़ा है कि इसे अक्सर प्लूटो के साथ एक बाइनरी सिस्टम माना जाता है। प्लूटो कैरॉन प्रणाली हमारे सौर मंडल में अद्वितीय है। 2 पिंड ज्वारीय रूप से बंद हैं, जिसका अर्थ है कि वे हमेशा एक दूसरे को एक ही चेहरा दिखाते हैं। वे गुरुत्वाकर्षण के एक सामान्य केंद्र की परिक्रमा करते हैं जो प्लूटो के बाहर स्थित है, जो इसे ग्रह चंद्रमा संबंध से अधिक एक द्विआधारी प्रणाली बनाता है। प्लूटो के छोटे चंद्रमाओं स्टाइक्स, निक्स, केरबेरोस और हाइड्रा की खोज ने इस दूर की प्रणाली में साजिश की एक और परत जोड़ी। ये चंद्रमा कैरॉन की तुलना में बहुत छोटे हैं, संभवतः उसी प्रभाव घटना से बचे हुए मलबे से बने हैं जिसने कैरॉन को बनाया था। दशकों तक प्लूटो के बारे में हमारी समझ धुंधली छवियों और दूर के प्रेक्षणों तक ही सीमित थी। हालांकि 2015 में नासा के न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान ने प्लूटो का एक ऐतिहासिक फ्लाईबाई बनाया जो हमें इस दूर की दुनिया पर हमारी पहली नजदीकी नजर प्रदान करता है। न्यू होराइजन्स मिशन ने प्लूटो के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। इसने एक ऐसी दुनिया का खुलासा किया जो वैज्ञानिकों की कल्पना से कहीं अधिक जटिल और भूगर्भीय रूप से सक्रिय थी। अंतरिक्ष यान ने प्लूटो की सतह की आश्चर्यजनक छवियां वापस भेजीं, जिसमें पहाड़ों, मैदानों और ग्लेशियरों के आश्चर्यजनक रूप से विविध परिदृश्य का पता चला। न्यू होराइजन्स के डेटा ने प्लूटो के वायुमंडल, इसकी संरचना और सौर हवा के साथ इसकी बातचीत में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। मिशन ने प्लूटो के पतले वायुमंडल में नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति की पुष्टि की, और इसने जटिल वायुमंडलीय परतों और यहां तक कि संभावित बादलों के प्रमाण का भी पता लगाया। खंड 5, प्लूटो की जंगली सवारी, एक सन की कक्षा। आंतरिक सौर मंडल में ग्रहों की लगभग गोलाकार कक्षाओं के विपरीत प्लूटो सूर्य के चारों ओर एक अत्यधिक अंडाकार पथ का अनुसरण करता है। सौर मंडल के तल की तुलना में इसकी कक्षा भी एक महत्वपूर्ण कोण पर झुकी हुई है। प्लूटो की विलक्षण कक्षा कभी-कभी इसे नेपच्यून की तुलना में सूर्य के करीब लाती है। प्लूटो की विलक्षण कक्षा इसे सूर्य के चारों ओर एक जंगली सवारी पर ले जाती है। अपने निकटतम बिंदु पर, जिसे पेरिहेलियन कहा जाता है, प्लूटो नेपच्यून की तुलना में सूर्य के करीब है। इस असामान्य कक्षीय विन्यास का अर्थ है कि प्लूटो अपनी 248 वर्षीय कक्षा के लगभग 20 वर्ष नेपच्यून की तुलना में सूर्य के करीब बिताता है। प्रारंभिक सौर मंडल में
विशाल ग्रहों के साथ गुरुत्वाकर्षण संबंधी अंतःक्रियाओं का परिणाम प्लूटो की विलक्षण कक्षा होने की संभावना है। इन अंतःक्रियाओं ने प्लूटो के असामान्य कक्षीय झुकाव में भी योगदान दिया होगा। खंड 6, बर्फ का दिल, प्लूटो की सतह। न्यू होराइजॉन्स द्वारा प्रकट की गई सबसे खास विशेषताओं में से एक है प्लूटो का दिल, एक विशाल चमकीला क्षेत्र जिसे अनौपचारिक रूप से टॉम्बो रेजियो नाम दिया गया है। दिल के आकार की यह आकृति एक नाइट्रोजन ग्लेशियर है, जो जमे हुए नाइट्रोजन का एक विशाल विस्तार है जो सतह पर धीरे धीरे बहता है। प्लूटो का दिल एक विशाल नाइट्रोजन ग्लेशियर इसकी गतिशील सतह का प्रमाण है। प्लूटो की सतह विभिन्न बर्फों की एक परत है जिसमें नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल है। ये बर्फ चिकने मैदानों से लेकर विशाल पहाड़ों तक कई तरह की सतह की विशेषताएं बनाते हैं। थोलिन की उपस्थिति, मीथेन और नाइट्रोजन के साथ सूर्य के प्रकाश की परस्पर क्रिया से बनने वाले जटिल कार्बनिक अणु प्लूटो को इसका विशिष्ट लाल भूरा रंग देते हैं। प्लूटो की सतह की विविधता एक जटिल भूवैज्ञानिक इतिहास का सुझाव देती है। पहाड़ों, घाटियों और मैदानों की उपस्थिति इंगित करती है कि प्लूटो ने टेक्टोनिक्स, क्षरण और क्रायोवोल्केनिज्म सहित कई तरह की भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अनुभव किया है, जो पिघली हुई चट्टान के बजाय बर्फ से युक्त ज्वालामुखी है। खंड 7, प्लूटो की पतली हवा, आश्चर्यजनक रूप से जटिल वातावरण। हालांकि अविश्वसनीय रूप से पतला है, प्लूटो का वातावरण वैज्ञानिकों की शुरुआती अपेक्षा से कहीं अधिक जटिल है। न्यू होराइजॉन्स ने एक ऐसे वातावरण का खुलासा किया जो मुख्य रूप से नाइट्रोजन से बना है, जिसमें मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड के निशान हैं। प्लूटो का वातावरण हालांकि पतला है, परतों और सौर हवा के साथ जटिल अंतःक्रियाओं को प्रदर्शित करता है। प्लूटो का वायुमंडल लगातार अंतरिक्ष में जा रहा है। हालांकि वायुमंडलीय पलायन की दर वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी से काफी कम है। इससे पता चलता है कि प्लूटो में एक आंतरिक ऊष्मा स्रोत हो सकता है जो इसके वायुमंडल को फिर से भर देता है। प्लूटो के वायुमंडल में धुंध की उपस्थिति न्यू होराइजॉन्स द्वारा की गई एक और आश्चर्यजनक खोज थी। माना जाता है कि यह धुंध ऊपरी वायुमंडल में मीथेन और नाइट्रोजन के साथ सूर्य के प्रकाश की परस्पर क्रिया से बनते हैं। खंड 8, सिर्फ एक बौने से बढ़कर, प्लूटो का महत्व। 2006 में प्लूटो के बौने ग्रह के रूप में पुनर्वर्गीकरण ने बहस और विवाद को जन्म दिया। हालांकि यह पुनर्वर्गीकरण प्लूटो के वैज्ञानिक महत्व को कम नहीं करता है। वास्तव में यह हमारे सौर मंडल में वस्तुओं की अविश्वसनीय विविधता पर प्रकाश डालता है। प्लूटो कुइपर बेल्ट का एक सदस्य है, जो नेपच्यून से परे एक विशाल क्षेत्र है जो अनगिनत बर्फीले पिंडों का घर है। प्लूटो और अन्य कुइपर बेल्ट वस्तुओं का अध्ययन हमारे सौर मंडल के गठन और विकास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। प्लूटो की अनूठी विशेषताएं, जैसे कि इसकी विलक्षण कक्षा, विविध सतह विशेषताएं और जटिल वातावरण, इसे भविष्य के अन्वेषण के लिए एक मूल्यवान लक्ष्य बनाती हैं। प्लूटो का अध्ययन करने से हमें उन प्रक्रियाओं को समझने में मदद मिलती है जो पूरे ब्रह्मांड में बर्फीली दुनिया को आकार देती हैं। खंड 9, लोकप्रिय संस्कृति में प्लूटो। बौने ग्रह का दर्जा कम किए जाने के बावजूद प्लूटो जनता की कल्पना को मोहित करना जारी रखता है। इसे अनगिनत किताबों, फिल्मों और टेलीविजन शो में दिखाया गया है। दलित ग्रह के रूप में प्लूटो की स्थिति ने इसे कई लोगों को प्रिय बना दिया है। इसके पुनर्वर्गीकरण ने सार्वजनिक समर्थन की एक लहर दौड़ा दी, जिसमें कई लोगों ने दूर की दुनिया के लिए अपना स्नेह व्यक्त किया। प्लूटो की स्थायी लोकप्रियता अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति हमारे आकर्षण और हमारे ग्रह से परे के रहस्यों का प्रमाण है। खंड 10, प्लूटो अभी भी एक रहस्य। न्यू होराइजॉन्स द्वारा एकत्रित जानकारी के धन के बावजूद प्लूटो रहस्य की दुनिया बनी हुई है। इसके गठन, विकास और आंतरिक संरचना के बारे में कई प्रश्न अनुत्तरित हैं। वैज्ञानिक प्लूटो के उपसतह महासागर के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि यह उसके बर्फीले खोल के नीचे मौजूद है। यह महासागर, अगर इसकी पुष्टि हो जाती है, तो संभावित रूप से जीवन को आश्रय दे सकता है। इस दिलचस्प दुनिया के रहस्यों को उजागर करने के लिए प्लूटो और उसके चंद्रमाओं की ओर खोज महत्वपूर्ण है। खंड 11, प्लूटो अन्वेषण का भविष्य। न्यू होराइजॉन्स फ्लाई बाय प्लूटो की हमारी खोज की शुरुआत थी। वैज्ञानिक पहले से ही इस दूर की दुनिया के लिए भविष्य के मिशनों की योजना बना रहे हैं।
भविष्य के मिशनों में प्लूटो के वायुमंडल और सतह का अधिक विस्तार से अध्ययन करने के लिए ऑर्बिटर शामिल हो सकते हैं। साथ ही इसकी सतह संरचना का विश्लेषण करने और अतीत या वर्तमान जीवन के संकेतों की खोज के लिए लैंडर भी शामिल हो सकते हैं। प्लूटो, जिसे कभी 9वां ग्रह माना जाता था, अब उस उपाधि को धारण नहीं कर सकता है, लेकिन यह एक मनोरम दुनिया बनी हुई है जो वैज्ञानिक जिज्ञासा को प्रेरित करती है और हमारी कल्पनाओं को प्रज्वलित करती है। जैसे जैसे हम इस दूर की दुनिया के रहस्यों में उतरते जाते हैं, वैसे वैसे हम अपने सौर मंडल और उससे आगे के ब्रह्मांड की विविधता और आश्चर्य के लिए अधिक प्रशंसा प्राप्त करते हैं।